हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। इस सेशन में हम अगेन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर टॉपिक्स को डिस्कशन करने वाले हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, दैट इज रिलेटेड विथ क्लाइमेट। रिसेंटली नेचर साइंस में एक जो नेचर कम्युनिकेशन है, उन्होंने एक स्टडी पब्लिश किया है और इस स्टडी में जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है वो कुछ रिपोर्ट पेश किए गए थे। अब इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है, अगर इसे 1.8 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे नहीं रखा गया तो काफी ज्यादा डिवास्टेशन देखने को मिल सकता है। हाई लेवल सी लेवल है वो काफी ज्यादा राइज हो सकता है, ग्लोबल टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ सकता है और कार्बन जो कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस है उसका भी क्वांटिटी काफी ज्यादा बढ़ सकता है। तो रिसेंटली दिस स्टडी पब्लिश्ड इन नेचर कम्युनिकेशन limiting global temperature rise to UN mandated Paris Agreement target of 2 degrees Celsius is probably insufficient to prevent an accelerated sea level rise over the next century। इस रिपोर्ट में कहा गया है नेचर कम्युनिकेशन में कि जो यूएन का टारगेट है, जो पेरिस एग्रीमेंट में जो मैंडेट है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखा जाएगा, लेकिन ये जो टारगेट है वह इनसफिशियंट है। अगर इस टारगेट पे ही बेस्ड रहे तो आने वाले सेंचुरी में जो सी लेवल राइज है, जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा। अगर इसे बचाना है तो इस ग्लोबल टेम्परेचर को यह लिमिट करना पड़ेगा बिलो 1.8 डिग्री सेल्सियस। यह इस स्टडी में पब्लिश किया गया है। अब इस स्टडी में सजेस्ट भी किया गया है कि द स्टडी सजेस्ट दैट इफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू अबव 1.8 डिग्री सेल्सियस द वर्ल्ड could see an irreversible loss of West Antarctica and Greenland ice sheets leading to a rapid sea level rise। इस स्टडी में यह कहा गया है कि अगर 1.8 डिग्री सेल्सियस से जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसे बिलो नहीं रखा गया तो आने वाले समय में जो अंटार्कटिका, जो बड़ा सा एक परमाफ्रॉस्ट रीजन है, जो वहां पे बड़े बड़े आइस शीट्स हैं और जो ग्रीनलैंड आइस शीट्स हैं वो पिघल जाएंगे, जिसके कारण जो सी लेवल है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा और जो आइलैंड्स, छोटे छोटे आइलैंड्स कंट्रीज हैं वो पूरी की तरह डूब जाएंगे, उस सी में डूब जाएंगे, समुद्र में समा जाएंगे। यह इस रिपोर्ट में कहा गया है। द स्टडी हाईलाइट्स दैट रीचिंग नेट जीरो कार्बन इमिशन बिफोर 2060 इज क्रिटिकल टू अवॉइड दिस कैटास्ट्रोफ। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जो गवर्नमेंट का टारगेट है 2 डिग्री सेल्सियस से कम होने का, बिलो नेट जीरो इमिशन का टारगेट जो है, अगर वो 2060 तक अचीव कर लिया जाए तब जाके यह जो कैटास्ट्रॉफ आने वाला है, इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज का जो खतरा है उसे कुछ हद तक रोका जा सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2060 तक जो नेट जीरो इमिशन का, जो नेट कार्बन इमिशन का जो टारगेट है उसे अचीव कर लिया गया तो इस कैटास्ट्रॉफिक जो क्लाइमेटिक इवेंट है उससे बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। By 2150, global sea level rise is estimated to increase by roughly 1.4, 0.5 and 0.2 meters under high, mid and low emission scenario। अभी भी यह टारगेट कहा गया कि 2150 तक जो ग्लोबल सी लेवल राइज है, अगर ऐसे ही इमिशन होता रहा, अगर इमिशन हाई रहा तब भी यह जो सी लेवल है 1.4, अगर मिड रहा तो 0.2 और लो लेवल इमिशन रहा तब भी यह 0.2 मीटर उसका सी लेवल में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। यह अभी रिपोर्ट में कहा गया है। मतलब जो क्लाइमेट, जो कैटास्ट्रॉफ है, अगर उसे कंट्रोल करना है तो नेट जीरो इमिशन का जो टारगेट है गवर्नमेंट का उसे जल्द से जल्द अचीव करना पड़ेगा और एटलीस्ट 2060 तक उसे अचीव कर लेना होगा। अब बात करते हैं कि क्या क्या ऐसे मेजर क्लाइमेटिक इवेंट्स का इस स्टडी में कहा गया कि क्या क्या मेजर क्लाइमेटिक कैटास्ट्रॉफ हो सकते हैं या हो रहे हैं अभी भी। तो आप देख सकते हैं इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। द कंसंट्रेशन ऑफ 3 मेन ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वेयर ऑल एट रिकॉर्ड हाई इन 2021। द इमिशन ऑफ मीथेन व्हिच इज 25 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग in fact increased at fastest pace over। अब कह रहा है इस रिपोर्ट में कि 2021 में जो 3 मेजर ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस, बहुत सारे हैं लेकिन 3 मेजर जो ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, इनका जो इमिशन है काफी ज्यादा बढ़ा है और उसमें भी जो मीथेन है उसका इमिशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और जो मीथेन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है।
जो अधिक ग्लोबल वार्मिंग करता है कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इन 2022 इज एस्टिमेटेड टू बी 1.15 डिग्री सेल्सियस एबव द 1815 से 1900 एवरेज। जो 1850 से लेकर 1900 के बीच का जो एवरेज टेम्परेचर था, उसमें भी 2022 में जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसमें लगभग 1.15 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर राइज देखने को मिला है। ला लीना इवेंट जो मानसून होता है उसमें मेनली दो एक इवेंट होते हैं, एल नीनो और ला लीना। तो जब ला लीना का कंडीशन होता है तो इंडिया का जो रीजन है, जो इंडियन रीजन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में बारिश होती है। तो इस ला लीना इवेंट में काफी देखने को मिला है कि बीते कुछ सालों में यह ला लीना का इवेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है। दिस ला लीना means a cooling of sea surface water in the equatorial Pacific Ocean. Conditions have dominated since late 2020. 2020 के बाद ला लीना काफी ज्यादा डोमिनेट किया है, जिसके कारण से कुछ रीजन में काफी ज्यादा ड्रॉट के कंडीशन है और कुछ ज्यादा में बहुत ज्यादा पानी बढ़ गया है बिकॉज ऑफ मैक्सिमम रेनफॉल। सी लेवल राइज की बात करें, ग्लोबल मीन सी लेवल राइज बाय एन एस्टिमेटेड 3.4 प्लस माइनस 0.3 mm पर ईयर ओवर द 30 ईयर्स 1993 से लेकर 2022 ऑफ द सैटेलाइट अल्टीमीटर रिकॉर्ड। जो सैटेलाइट से रिकॉर्ड किया गया है 1993 से लेकर 2022 के बीच में, इसमें डाटा है कि जो ग्लोबल सी लेवल है उसमें जो बढ़त देखी गई है वह 3.4 के आसपास है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस साइन है फॉर द आइलैंड कंट्रीज। ओशियन हीट की अगर हम बात करें तो ओशियन हीट में आप देख सकते हैं कि ओवरऑल 55% of the ocean surface experienced at least one marine heat wave in 2022। जितने भी आपको ओशियन दिख रहे हैं उसमें हीट वेव्स चले हैं और लगभग 55% ओशियन का जो सरफेस है उस पे हीट वेव हुए हैं। इवन आप देखे होंगे कि यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वहां भी हीट वेव्स काफी ज्यादा इस बार देखने को मिले हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब बात करते हैं एक्सट्रीम वेदर। आप देख सकते हैं इन ईस्ट अफ्रीका rainfall has below average in 4 consecutive wet seasons, the longest in 40 years, with indication that current season could also be dry। कि जो आपका अफ्रीका है, खासकर ईस्ट अफ्रीकन जो रीजन है उसमें रेनफॉल काफी ज्यादा बिलो रहा है और ये 40 साल के जो लॉन्गेस्ट रिकॉर्ड है उसको भी तोड़ दिया है। द फ्लडिंग came hard to the on the heels of an extreme heat wave in both India and Pakistan in 2022। अब देखिए कि एक ही साइड में अफ्रीका में जहां पे रेनफॉल कम हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में काफी ज्यादा फ्लड देखने को मिला है। तो एक रीजन में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, एक रीजन में ड्रॉट का कंडीशन है। तो ये सारे के सारे क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ है और अगर इसे रोकना है तो इस जो नेचर कम्युनिकेशन का जो रिपोर्ट है, स्टडी है, उसमें कहा गया है कि आपको जो टेम्परेचर है वह 1.8 डिग्री सेल्सियस से बिलो करना पड़ेगा और नेट जीरो इमिशन का जो टारगेट है वह 2060 तक उसे अचीव करना पड़ेगा। आवर नेक्स्ट न्यूज इज फॉरेनर्स कैन नॉट बी लीगल गार्जियन, दिल्ली हाईकोर्ट। अभी रिसेंटली दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, उसमें कहा है कि कोई भी फॉरेनर किसी डिसेबल पीपल का इंडिया में वह गार्जियन नहीं हो सकता, वह उसका एक लीगल गार्जियन घोषित नहीं किया जा सकता। इसे दिल्ली हाईकोर्ट ने रिसेंटली कहा है। और दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि किसी भी डिसेबल्ड पर्सन का, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज है, उनका एक लीगल जो गार्जियन है वह एक इंडियन सिटीजन ही हो सकता है, फॉरेनर्स नहीं हो सकता है। यह दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा है। द दिल्ली हाईकोर्ट हैज रूल्ड दैट अ फॉरेनर कैन नॉट क्लेम द राइट टू बी अपॉइंटेड एज लीगल गार्जियन ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज और द प्रोटेक्शन गारंटेड अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स। हालांकि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्ट 3 में जो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राइट हैं जो उन्हें अवेलेबल नहीं है, लाइक आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। ये सारे राइट्स जो है वो फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है और इसी पे बेस्ड हाईकोर्ट ने रूलिंग दिया है। ये जो फॉरेनर्स थे जिसपे अभी ये जजमेंट आया है, उन्होंने नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विथ ऑटिज्म, सेरेब्रल पैलेसी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज रूल 2001 अलाउ ओनली इंडियन सिटीजन्स टू बी गार्जियन ऑफ ए पर्सन। उससे इसी ट्रस्ट जो ये नियम है 2001 का जो रूल है, उसे उसके कुछ रूल्स को उन्होंने उस फॉरेनर ने चैलेंज किया था और उसको वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसमें कहा गया कि इसमें क्लियर मैंडेट दिया गया दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा कि यह जो गार्जियन का सिस्टम है कि कौन एक लीगल गार्जियन हो सकता है,
को अलाउ किया जाता है ओनली इंडियन सिटीजन्स टू बी गार्जियन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. द हाई कोर्ट रूल दैट द एक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द essential qualification that a guardian must possess, leaving it to be determined by rules and regulation that may be framed. हाईकोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि इस पर्टिकुलर एक्ट में जो 2001 का ये रूल है, इसमें यह कहीं भी डिफाइंड नहीं है कि आखिर एक लीगल गार्जियन होने के लिए कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए. वह डिपेंड करता है सिचुएशन पे, रूल्स पे एंड रेगुलेशंस पे. However, the High Court directed that local level committee to examine and evaluate the circumstances. और चूंकि हाईकोर्ट ने यह भी मैंडेट दिया है कि एक लोकल लेवल कमिटी बैठाई जाएगी और वो सिचुएशंस को देखने के बाद जो वो मैंडेट देगी उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लिया जाएगा. द कमिटी में कंसिडर द अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडियन सिटीजन एज ए स्टेटरी गार्जियन. और कमिटी जो है वो कंसिडर कर सकती है कि जो एक इंडियन सिटीजन है उसे एज ए स्टेटरी गार्जियन अपॉइंट किया जा सके. तो यही न्यूज में था कि वो फॉरेनर्स क्लेम कर रहा था और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे डिनाई कर दिया है, क्लियर कह दिया है कि नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि वो रूल्स में कहीं नहीं कहा ही नहीं जा रहा है और पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट है उसमें वो प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है. सो ये दिल्ली हाई कोर्ट का रूलिंग था और ये 2 आज के हमारे मेजर टॉपिक थे. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.